बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार आज का जो वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए वो टिश्यू सिस्टम लेक्चर 2। आपको फर्स्ट लेक्चर में इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके थे टिश्यू सिस्टम से रिलेटेड बातें जिसमें कि एपिडर्मिस का चर्चा हुआ था। ऐसे आपको रिकॉल करा दूं मैं कि जो टिश्यू सिस्टम है उसमें बहुत सारे लेयर आएंगे। उस लेयर का फंक्शन आएगा वो कि जो सभी एक यूनिट की तरह वर्क करेगा, जिसमें कि एपिडर्मिस था, कोर्टेक्स था, एंडोडर्मिस था, पेरिसाइकिल था, वास्कुलर बंडल और पीथ का पार्ट था। एपिडर्मिस की कहानी पूरी हो चुकी थी, आज कोर्टेक्स में चले। देखें, कोर्टेक्स को शुरू करता हूं। कोर्टेक्स, तो कोर्टेक्स की कहानी सुनने में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होगा। एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होगा तो रूट में और स्टेम में देखोगे तो थोड़ा सा वेरिएशन होगा। तो पहले मैं बात कर लेता हूं इन रूट में। इन रूट में देखोगे तो जैसे कि फिगर बनाते हो इस तरह से एपिडर्मिस को, तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। इस तरह से मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो गया। इसी को हम किस नाम से जानेंगे? कोर्टेक्स लेयर के नाम से जानेंगे। ओके, एक इतना सारा जो रीजन हो गया वो किसका हो गया? कोर्टेक्स का रीजन हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं कोर्टेक्स जो बनाया हूँ किसके लिए? रूट के लिए बनाया हूँ, क्योंकि रूट के जो कोर्टेक्स होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड, ओके। अनडिफरेंशिएटेड होने का मतलब कि जितना भी लेयर होगा सभी के सेल्स एक जैसे होंगे। इसमें किसी तरह का डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी सेल्स होंगे सभी पैरेनकाइमेटस भी होगा। पैरेनकाइमेटस होगा। पैरेनकाइमेटस होने का मतलब पैरेनकाइमा का वीडियो आप देख सकते हो कि पैरेनकाइमा का कैरेक्टर मैं बता चुका था कि लिविंग होता है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, फूड मटेरियल स्टोर करता है। ये सब कैरेक्टर मैं बता चुका हूँ। तो इस तरह से इनके भी सेल कैसे होंगे? लिविंग ही होंगे। इनके भी सेल लिविंग होंगे। प्राइमरी सेल वॉल ही प्रेजेंट होगा। प्राइमरी सेल वॉल ही प्रेजेंट होगा। इसके सेल्स के बीच बीच में देखोगे तो इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होगा। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। ओके, अब इसके बाद देखोगे तो लेयर के फॉर्म में देखोगे तो मैंने तो 4 ही लेयर बनाया है, बट मल्टीपल लेयर के बने रहेंगे। मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर बोलोगे इसको। यहाँ पे मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर के रूप में जानेंगे। ओके, एक कोर्टेक्स हो गया किसका? तो रूट का। अब इसके बाद दूसरा देखोगे स्टेम का कोर्टेक्स की बात करते हैं। तो इन स्टेम में चलोगे तो स्टेम में मुख्य रूप से देखोगे तो डिफरेंशिएटेड होता है। जैसे कि ये डिफरेंशिएटेड था तो इसका जो कोर्टेक्स होगा वो डिफरेंशिएटेड होता है। डिफरेंशिएटेड होता है कितने रीजन में? तो 2 रीजन में डिफरेंशिएटेड होता है। डिफरेंशिएटेड 2 रीजन। 2 रीजन में कौन कौन से रीजन होंगे? तो पहला रीजन का नाम होगा हाइपोडर्मिस, और दूसरे रीजन का नाम होगा जनरल कोर्टेक्स। ओके, जैसे फिगर में बनाओगे स्टेम के लिए तो एपिडर्मिस मैंने बना दिया। एपिडर्मिस के नीचे देखोगे तो जो लेयर प्रेजेंट होंगे इस तरह से 3 to 5 लेयर स्ट्रक्चर में बना दे रहा हूं। यहाँ पे ये जो लेयर बना हुआ है 3 लेयर का बनाया है, लेकिन मैक्सिमम 5 लेयर का जा सकता है। इसी को हम किस नाम से जानेंगे? हाइपोडर्मिस के नाम से जानेंगे। लेकिन इस हाइपोडर्मिस के नीचे देखोगे तो फिर मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगी। जैसा कि रूट में बताया था उसी तरह का स्ट्रक्चर यहाँ भी प्रेजेंट होगा। तो इसको हम जनरल कोर्टेक्स के रूप में जानेंगे। ये मल्टी लेयर्ड हो गया, जनरल कोर्टेक्स हो गया, ये मल्टी लेयर्ड हो गए। लेकिन हाइपोडर्मिस कितने लेयर के बने रह गए? 3 to 5 लेयर के बने रह जाते हैं। और इनके सेल्स किसके होते हैं? तो ये कोलेनकाइमा का बना होता है। कोलेनकाइमा का बना हुआ सेल्स होता है। जबकि जनरल कोर्टेक्स के सेल को देखोगे तो किसका बना होगा? तो ये पैरेनकाइमा का बना होगा। पैरेनकाइमा का बना होगा। इस तरह से देख सकते हो कि कोलेनकाइमा का यदि हाइपोडर्मिस बना हुआ है तो इसका 2 काम हो जाएगा। कौन कौन सा काम होगा? एक तो चूंकि इस पे डिपोजिशन रहता है पेक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज का, जिसके कारण ये थोड़े मजबूत हो जाते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा। साथ साथ इसका काम होगा क्योंकि लिविंग है तो फूड मटेरियल को भी स्टोर करने का काम करेगा। लेकिन जिस कोलेनकाइमा में
क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा वो फोटोसिंथेसिस द्वारा फूड का भी सिंथेसिस करेगा। लेकिन जो जनरल कॉर्टेक्स है जिनके सेल्स लिविंग है, पैरेन्काइमेटस है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर फूड मटेरियल को स्टोर करेगा। इसके साथ साथ कॉर्टेक्स को देख सकते हो, रूट का हो या तो स्टेम का हो। इसके नीचे भी बहुत सारे टिश्यूज हैं, इसके नीचे भी बहुत सारे टिश्यूज हैं, उनका प्रोटेक्शन भी तो कर सकता है ना। तो ये सब फंक्शन में आ गया कि इंटरनल टिश्यू का प्रोटेक्शन भी करेगा, साथ साथ पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं जो फूड मटेरियल को स्टोर करेगा, जो कोलेनकाइमेटस सेल्स हैं वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा, साथ साथ फूड मटेरियल को भी स्टोर करेगा। लेकिन स्टेम में देखोगे तो ऐसा कंडीशन जो अभी फिगर मैंने बनाया है वो केवल डाइकॉट स्टेम के लिए है। ये किसके लिए हो गया? डाइकॉट स्टेम के लिए। लेकिन मोनोकॉट स्टेम में चलोगे, इस तरह से मोनोकॉट स्टेम की बात करोगे तो मोनोकॉट स्टेम में कॉर्टेक्स बहुत स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन कॉर्टेक्स का एक लेयर स्पष्ट होता है। जैसे मोनोकॉट स्टेम में हम एपिडर्मिस को यहाँ बना दें, एपिडर्मिस को मैंने बना दिया, एपिडर्मिस के नीचे देखोगे तो फिर प्रेजेंट होगा हाइपोडर्मिस। जैसे यहाँ हाइपोडर्मिस का लेयर है, हाइपोडर्मिस ही प्रेजेंट होगा मोनोकॉट स्टेम में भी, लेकिन जनरल कॉर्टेक्स नहीं दिखेगा, वहाँ डायरेक्ट ग्राउंड टिश्यू बन जाती हैं। मतलब कि हाइपोडर्मिस के नीचे मोनोकॉट स्टेम में ना तो आपको जनरल कॉर्टेक्स मिलेगा, ना एंडोडर्मिस मिलेगा, ना पेरिसाइकिल मिलेगा, ना पीथ मिलेगा, वो ग्राउंड टिश्यू के रूप में डायरेक्ट दिखता है। तो चलो उसको तो आगे देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर के समय। बट एपिडर्मिस के नीचे देखोगे इस तरह से बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे जो 3 to 5 लेयर के यहाँ भी बने होंगे। ये देखो 2 लेयर बना दिया मैंने, और एक और लेयर मिनिमम 3 लेयर का बना होगा, इस तरह से 3 लेयर का बना होगा। तो इसी को हम किस नाम से जानेंगे? हाइपोडर्मिस के नाम से जानेंगे, हाइपोडर्मिस के नाम से जानेंगे। और यहाँ का जो हाइपोडर्मिस होगा मतलब कि यहाँ का मतलब मोनोकॉट स्टेम का, जो कि स्क्लेरोकाइमा का बना होगा, स्क्लेरोकाइमा का बना होगा। इसका मतलब इसका यदि फंक्शन की बात करोगे तो ये केवल मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से देख सकते हो कि मोनोकॉट स्टेम का, कॉर्टेक्स का हाइपोडर्मिस मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। डाइकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस 2 काम कर रहा है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ फूड मटेरियल को भी स्टोर कर रहा है। लेकिन जनरल कॉर्टेक्स डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट है जो कि फूड मटेरियल को स्टोर करता है, तथा रूट का जो कॉर्टेक्स होता है वो फूड मटेरियल को स्टोर करता है, चूंकि ये भी पैरेन्काइमेटस होते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गए हमें। अब इसके बाद देखते हैं एंडोडर्मिस की कहानी। ओके, इसको नोट कीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे एंडोडर्मिस की कहानी को लेकर के, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कॉर्टेक्स के इनसाइड सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर के रूप में एंडोडर्मिस प्रेजेंट होता है। एंडोडर्मिस अब एंडोडर्मिस की बात करोगे तो जैसे कि कॉर्टेक्स लेयर अभी बताया था आपको, इस तरह से एपिडर्मिस को ऊपर में बना दिया था, इस तरह से एपिडर्मिस को बना दिया था, एपिडर्मिस के नीचे इस तरह से कॉर्टेक्स लेयर को बना दिया था। ओके, और कॉर्टेक्स का जो इनर मोस्ट लेयर होता है, ये जो कॉर्टेक्स लेयर बना है इसका इनर मोस्ट लेयर होता है, वही मॉडिफाइड होकर के एक स्पेशल शेप में बदल जाता है। स्पेशल शेप को ड्रम शेप भी कह सकते हो, बैरल शेप भी कह सकते हो, सिलिंड्रिकल शेप भी बोल सकते हो। ये जो लेयर बनाया इसका शेप कैसा बनेगा? तो ड्रम शेप बनेगा, बैरल शेप बनेगा, या तो सिलिंड्रिकल शेप। बैरल का मतलब ढोलक होता है, ढोलक की आकृति का। ड्रम तो समझते ही होंगे, बजाने वाला, वो भी ढोलक के जैसा ही होता है। सिलिंड्रिकल जैसा ही होता है ड्रम जो भी होता है, इसलिए इसका शेप बताओगे सेल का तो कैसा कैसा हो जाएगा? ड्रम लाइक, बैरल शेप्ड, इसके साथ साथ सिलिंड्रिकल भी बोल सकते हो, सिलिंड्रिकल। अब यहाँ पे जो एंडोडर्मिस की बात कर रहे हैं किसके लिए? तो रूट के लिए कर रहे हैं। यहाँ जो एंडोडर्मिस की बात कर रहे हैं रूट के लिए कर रहे हैं, तो रूट के एंडोडर्मिस में देखोगे तो सिंगल लेयर्ड ही होगा। एक कितना लेयर का बना होगा? तो सिंगल लेयर्ड होगा। सिंगल लेयर्ड होगा, वो भी पैरेन्काइमा का बना होगा, ये भी पैरेन्काइमेटस टिश्यू का ही बना रहेगा रूट के अंदर। अब देखोगे तो इसके टेंजेंशियल और रेडियल, टेंजेंशियल बाल किसको कह लिए? जो हॉरिजॉन्टल अरेंज है वो टेंजेंशियल बाल हो गया। रेडियल बाल कौन सा हो गया? जो वर्टिकल अरेंज है। ये सब उसको हम क्या कह लिए? रेडियल बाल कह लिए। ये हो गया टेंजेंशियल बाल, टेंजेंशियल वाल, और ये हो गया रेडियल वाल, एंडोडर्मिस का रेडियल वाल।
अब इसके टेंजेंशियल और रेडियल वॉल पे देखोगे तो डिपोजिशन होता है एक ऑर्गेनिक केमिकल का जिसका नाम होता है सुबेरिन। ठीक है, इसके वॉल पे इस तरह से डिपोजिशन हो जाता है सुबेरिन नाम के केमिकल का। सुबेरिन नाम के केमिकल का इस तरह से डिपोजिशन हो जाता है, जिसको हम किस नाम से जानेंगे? कास्पेरियन स्ट्रिप के नाम से जानते हैं। एक कास्पेरियन स्ट्रिप डिपोजिशन किसका है? तो ऑफ सुबेरिन का है। सुबेरिन इज ऑर्गेनिक केमिकल है और यह ऑर्गेनिक केमिकल हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। ऑर्गेनिक केमिकल कैसा नेचर का है? हाइड्रोफोबिक नेचर का है। तो हाइड्रोफोबिक नेचर का है, इसका मतलब कि जो यहाँ समझो ऊपर से एपिडर्मिस में जो रूट हेयर प्रेजेंट होंगे, जो वाटर को ऑब्जॉर्व करेगा वो कोर्टेक्स तक भेजेगा, कोर्टेक्स से फिर जाएगा किसमें? इंडोडर्मिस में जाएगा। लेकिन यहाँ तो डैम बना हुआ है किसका? सुबेरिन का। डैम लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक नेचर का है। तो हाइड्रोफोबिक नेचर का है तो वहां से तो पास होने नहीं देगा वाटर को तो हाइड्रोफोबिक नेचर का है ना, तो हेट करेगा वाटर से, मतलब वाटर को अपने से पास होने नहीं देगा। जिसके कारण क्या होगा कि वाटर का मूवमेंट कहां से होगा? तो जिस सेल के टेंजेंशियल वॉल पे सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं हुआ है, देखो इस सेल के टेंजेंशियल वॉल पे सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं हुआ है, तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? पैसेज सेल कहते हैं। पैसेज सेल के नाम से जानेंगे। तो यहाँ से जो वाटर पहुंचा भी होगा वो कोर्टेक्स में ही रिटर्न होकर के फिर पैसेज सेल से फिर पेरिसाइकिल में मूव करेगा। मतलब कि मैं समझाने का कोशिश कर रहा यहाँ पे कि सिंगल लेयर्ड पैरेन्काइमेटस है, उसके रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल पे सुबेरिन का डिपोजिशन होता है जिसको कास्पेरियन स्ट्रिप के नाम से जानते हैं, जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हाइड्रोफोबिक नेचर रहने के कारण ये वाटर को पेरिसाइकिल तक पहुंचने नहीं देता है। इस कारण से हम इसको बोल सकते हैं कास्पेरियन स्ट्राइप को कि कैसा फंक्शन कर रहा है? तो फंक्शन कर रहा है लाइक डैम, बांध की तरह काम कर रहा है, लाइक डैम काम कर रहा है। ओके, तो वाटर का मूवमेंट कैसे होगा? जो वाटर रूट ने ऑब्जर्व करा है उसका मूवमेंट तो होना है ना आगे तक, आगे के सेल्स तक। तो कुछ सेल्स पे, इंडोडर्मिस के कुछ सेल के टेंजेंशियल वॉल पे सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता है, जिसको कि पैसेज सेल कहते हैं। उसी पैसेज सेल से वाटर का मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। ये इंडोडर्मिस हो गया किसका? रूट का। लेकिन डाइकॉट स्टेम में देखोगे उसमें भी इंडोडर्मिस प्रेजेंट होता है। डाइकॉट स्टेम में भी इंडोडर्मिस प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे इंडोडर्मिस बना है कोर्टेक्स से नीचे, वैसे ही इंडोडर्मिस को यहाँ भी कोर्टेक्स से नीचे होगा, लेकिन मैं डायरेक्ट इंडोडर्मिस का लेयर बना दे रहा हूँ। तो ये जो इंडोडर्मिस का लेयर बना दिया आपको डायरेक्ट, इसमें देखोगे तो स्टार्च आकर के स्टोर होता रहता है। इस तरह से स्टार्च स्टोर होता रहता है क्योंकि स्टेम में जो इंडोडर्मिस होता है उससे वाटर का कंडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए फूड मटेरियल को स्टोर करता है। इसलिए इस इंडोडर्मिस को हम डाइकॉट स्टेम में किस नाम से जानते हैं? स्टार्च सीथ के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या बोलोगे? स्टार्च सीथ के नाम से जानेंगे। चूंकि इसने किसको स्टोर करा है? तो स्टार्च को स्टोर करा है। ओके, सिंगल लेयर ये भी है। यहाँ भी डाइकॉट स्टेम में कितना लेयर का बना हुआ है? तो सिंगल लेयर ही है और साथ साथ पैरेन्काइमेटस ही है, पैरेन्काइमेटस ही है। तो ये बातें हो गई किससे रिलेटेड? तो रूट एंड स्टेम के इंडोडर्मिस से रिलेटेड। मोनोकॉट स्टेम की बात करेंगे तो उसमें इंडोडर्मिस नहीं मिलेगा, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ। अब इसके बाद की बात करेंगे तो इंडोडर्मिस के एक बात और इंडोडर्मिस में देख लो, ये जो इंडोडर्मिस लेयर बना है एक्चुअल में कोर्टेक्स के जो सेल हैं वही सेल मॉडिफाइड होकर के इस तरह से बैरल शेप्ड या ड्रम शेप्ड सिलिंड्रिकल शेप्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है। ओके, अब इसके बाद जो बात होगी वो पेरिसाइकिल का होगा। तो देखो अब बात करते हैं पेरिसाइकिल का। पेरिसाइकिल में चलोगे तो जस्ट इंडोडर्मिस के नीचे ही प्रेजेंट होगा। यहाँ पे मैं पेरिसाइकिल की बात करूं तो पेरिसाइकिल जस्ट नीचे बिलो द इंडोडर्मिस होगा। तो जैसे अभी इंडोडर्मिस का लेयर बनाया आपने इस तरह से, ये इंडोडर्मिस का लेयर मैं बना रहा हूं जी, ये इंडोडर्मिस हो गया। इंडोडर्मिस के नीचे चलोगे तो इस तरह से पेरिसाइकिल का लेयर प्रेजेंट होगा, जिसके सेल कैसे होंगे? रॉड शेप्ड होंगे। रॉड शेप्ड होंगे किसमें? तो रूट में होंगे। ये इंडोडर्मिस, ये जो पेरिसाइकिल मैं बना रहा हूँ किसके लिए? रूट के लिए बना रहा हूँ। रूट के लिए कैसा शेप का होगा? रॉड शेप्ड होगा। लेकिन जितने सेल होंगे सभी पैरेन्काइमेटस होंगे, काइमेटस ही होगा। इसके साथ साथ
ये सिंगल लेयर्ड भी हो सकता है, कुछ प्लांट के रूट में सिंगल लेयर्ड होगा और कुछ प्लांट के रूट में मल्टी लेयर्ड भी होगा। यहाँ पे सिंगल लेयर्ड और मल्टी लेयर्ड दोनों बोल सकते हो, मल्टी लेयर्ड। ओके, ये चूंकि पैरेनकाइमेटस है तो ये भी फूड मटेरियल को स्टोर करने का तो काम करेगा ही, साथ साथ जो वाटर मॉलिक्यूल पासे सेल्स है इसमें आएगा, उस वाटर मॉलिक्यूल को फिर इसके नीचे जो वास्कुलर बंडल के रूप में जाइलम के सेल होंगे उस सेल तक पहुंचाने का काम करेगा। किस मॉलिक्यूल को? वाटर मॉलिक्यूल को, ड्यूरिंग अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ओके, लेकिन ये तो रूट की बात हो गई है। बस स्टेम में चलोगे, इंडोडर्मिस की बात करेंगे तो डाइकोट स्टेम में ही, इंडोडर्मिस नहीं गलत बोल दिया मैंने, पेरिसाइकिल की बात करेंगे। डाइकोट स्टेम में पेरिसाइकिल की बात करोगे तो ये ऑलवेज मल्टी लेयर्ड होगा। ये ऑलवेज कैसा होगा? मल्टी लेयर्ड होगा। और इसके साथ साथ देखोगे तो इनके सेल पैरेनकाइमेटस मेनली होंगे, पैरेनकाइमेटस होगा और साथ साथ कुछ सेल्स स्क्लेरोकाइमेटस भी होंगे, स्क्लेरोकाइमेटस भी होगा। मतलब दोनों टाइप के सेल मिलेंगे, लेकिन अरेंजमेंट उसका कैसा होगा उसको भी देख सकते हो। जैसे मल्टी लेयर्ड है तो यहाँ रेड कलर से जो मैं बना दे रहा हूँ वो पैरेनकाइमेटस सेल्स के लिए इस तरह से बना दिया मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर में। ओके, इस तरह से देखो मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर में पैरेनकाइमेटस सेल्स को बना दिया मैंने। लेकिन इसी सेल्स के बीच में क्या होता है, पैरेनकाइमेटस सेल्स के बीच बीच में कुछ स्क्लेरोकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट हो जाती हैं, जो कैसा दिखता है? हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर में दिखता है। जो ब्लैक कलर से यहाँ पे बना दिया है वो स्क्लेरोकाइमेटस टिश्यू का बना दिया है और इसका शेप यहाँ पे कैसा बन जाता है? हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो मैंने बताया कि पैरेनकाइमेटस और स्क्लेरोकाइमेटस दोनों का बना होता है इसी कारण से। ये रेड कलर वाले कैसे हो गए? पैरेनकाइमेटस हो गए। ब्लैक कलर वाले क्या हो गए? स्क्लेरोकाइमेटस। तो स्क्लेरोकाइमेटस वाला कैसा शेप बना लिया? तो हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर या सेमी लूनर स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो? सेमी लूनर स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ भी बताया जा सकता है कि जो पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं जो फूड मटेरियल को ही स्टोर करेगा, जबकि स्क्लेरोकाइमेटस सेल्स हैं वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। मतलब कि डाइकोट स्टेम का जो पेरिसाइकिल हो गया उसका दो काम हो गया, जिसमें कि पैरेनकाइमेटस फूड मटेरियल स्टोर करा, स्क्लेरोकाइमेटस मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा। अब इसके बाद आती है पेरिसाइकिल के बाद एक बात और पेरिसाइकिल से रिलेटेड, मोनोकोट स्टेम के बारे में सोच रहे होंगे, उसमें पेरिसाइकिल नहीं मिलता है, पहले भी मैं बोल चुका हूँ। ओके, अब इसके बाद देखोगे तो वास्कुलर टिश्यू की बात आएगी, बट वास्कुलर टिश्यू की बात करने से पहले थोड़ा सा हम पीथ की बात कर लेंगे, क्योंकि पीथ छोटा सा है, उसको देख लेते हैं, तब फिर वास्कुलर टिश्यू थर्ड लेक्चर में बनाएंगे, अगले वीडियो में बनाएंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, उसको बनाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए पीथ को देख लो और पीथ के बाद आज का लेक्चर भी समाप्त करेंगे। ओके, तो जैसे पीथ को देखोगे तो पीथ का दूसरा नाम होता है मेडुला। मेडुला ये सेंट्रल पोजीशन, जैसे रूट हो गया या स्टेम हो गया, उसका सेंट्रल पोजीशन होगा। कहाँ मिलेगा? सेंट्रल पोजीशन में मिलेगा, सेंटर में मिलेगा सब ये पीथ वाले पार्ट। जैसे कि हम स्टील को बना देते हैं, स्टील में जनरली आप पढ़े थे कि पेरिसाइकिल वास्कुलर बंडल पीथ आता है। तो एक बात और ध्यान रखना कि पेरिसाइकिल वास्कुलर बंडल और पीथ तो आएगा ही स्टील में, लेकिन बीच बीच में तो मेडुलरी रे भी होता है ना, तो मेडुलरी रे भी आएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे फिगर मैं बना दे रहा हूँ कुछ, ये पीथ का सेंटर में दिखा दिया है, जिनमें बहुत सारे सेल्स इस तरह से अरेंज कर दिया है। जितने भी सेल्स हैं सभी पैरेनकाइमेटस में दिख रहे हैं। इसके बगल में यहाँ पे देखो वास्कुलर बंडल है, इस तरह से वास्कुलर बंडल को बना दिया, जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम, एक्स फॉर जाइलम, पी फॉर फ्लोएम, इस तरह से जाइलम फ्लोएम को अरेंज कर दिया है। तो ये तो पेरिसाइकिल का पार्ट हो गया, पेरिसाइकिल का पार्ट हो गया, ये वास्कुलर टिश्यू का पार्ट हो गया। पेरिसाइकिल के बारे में आप पढ़ लिए, वास्कुलर बंडल के बारे में अभी आपको पढ़ना है, ठीक है। बंडल हो गया और सेंटर में कौन सा पार्ट हो गया? पीथ का पार्ट हो गया। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि पीथ के सेल जो पीथ के पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं उनमें एक्सटेंशन होती है। जब इनका संख्या बढ़ता रहता है, ग्रोथ होता रहता है, तो इनमें एक्सटेंशन होती है और इसके सेल्स निकल करके कहाँ चले आते हैं? तो वो एक्सटेंड होकर करके बाहर चले जाते हैं और वास्कुलर बंडल के बीच में या वास्कुलर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मेडुलरी रे के नाम से जानते हैं, या तो इसको हम पीथ रे भी बोल सकते हैं, या तो इसको हम कंजंक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं। चूंकि इनिशियल टाइम में बना है इसलिए प्राइमरी मेडुलरी रे, प्राइमरी पीथ रे के रूप में जानेंगे या कंजंक्टिव टिश्यू के रूप में जानेंगे, कंजंक्टिव टिश्यू के रूप में जानेंगे। मतलब कि ये जो कंजंक्टिव टिश्यू हो गया या मेडुलरी रे हो गया कैसे बना?
ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ सेल्स ऑफ पीथ, इनके एक्सटेंशन से बना है, जो कि प्रेजेंट हुआ है, प्रेजेंट बिटवीन किसका, प्रेजेंट बिटवीन वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट हो गया, इसको ही पीथ के नाम से जानेंगे। ओके, लेकिन जो पीथ होता है सेंटर में जो प्रेजेंट है ये वाला पार्ट, तो देखोगे किस टिश्यू का बना हुआ है, पैरेन्काइमा का बना हुआ है। तो चूंकि ये पैरेन्काइमा का बना हुआ है, इसी का एक्सटेंशन हुआ है, प्राइमरी मेडुलरी रे बना है, तो ये भी पैरेन्काइमा का ही बना होगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद देखोगे तो पीथ मिलता किस में है, तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट रूट में वेल डेवलप्ड होता है। एनसीईआरटी लिखा होगा कंस्पिकुअस होता है, कंस्पिकुअस का मतलब होता है वेल डेवलप्ड, इसका मतलब क्या हो गया, वेल डेवलप्ड। जबकि आप डाइकॉट रूट की बात करोगे तो इसमें लेस डेवलप्ड होता है, और लेस डेवलप्ड के लिए एनसीईआरटी लिख रखा होगा इनकंस्पिकुअस, ठीक है। इनकंस्पिकुअस का मतलब ही होगा लेस डेवलप्ड। जबकि मोनोकॉट स्टेम में देखोगे तो ए पीथ एब्सेंट होता है, यहाँ पे पीथ नहीं होगा, पीथ एब्सेंट होता है, ठीक है। चूंकि पैरेन्काइमा का बना हुआ है तो ये भी किसमें मदद करेगा, फूड मटेरियल को स्टोर करेगा, ये पीथ वाले पार्ट। और मेडुलरी में तो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर में भी मदद करेगा, जो कि रेडियल कंडक्शन आपको जाइलो पैरेन्काइमा में मैंने बताया था। अब बच गया वास्कुलर बंडल अगले लेक्चर में बनेगा, अगले वीडियो में बनेगा। तब तक इसको अध्ययन कीजिए और पूरा फायदा उठाइए। थैंक यू बच्चों।